हिंदी साहित्य की मूर्धन्य कथाकार उपन्यासकार चित्रा मुद्गल ने कथा उपन्यास लेखन में अपनी खास पहचान बनाई है। आमा और गिलिगडू से उनकी एक ठोस पहचान औपन्यासिक दुनिया में है तथा नाला सोपारा की अंतर्वस्तु को उन्होंने जिस तरह एक बड़े पटल पर सामाजिक दायरे का विमर्श बनाकर प्रस्तुत किया, वो उनकी लेखकीय प्रतिश्रुति और सामाजिक प्रतिबद्धता का परिचायक है। कहना न होगा कि विभिन्न समुदायों, खासकर स्त्रियों, मजदूरों, दलितों, वंचितों और उपेक्षित बुजुर्गों के बीच रहकर उनके हक के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई और इन प्रसंगों को अपनी रचनाओं का सुविस्तृत मंच भी दिया। अभी हाल में उनका 5वां उपन्यास नगटौरा सामयिक प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है, जो जाने अनजाने उनकी अपनी जीवन कथा के बहाने उन तमाम आसक्तियों और विरक्तियों की कथा भी है जिनसे जीवन अछूता नहीं रहता। व्यास सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कारों से सम्मानित चित्रा मुद्गल ने इस उपन्यास नगटौरा को शब्दों के आलोक में सरोकारों की जद्दोजहद को जीने की कोशिश के नाम समर्पित किया है। सबसे पहले नगटौरा शीर्षक से उपजती कल्पना पर चर्चा जरूरी है। उत्तर प्रदेश में प्रचलित इस परंपरा में दूल्हे के घर की औरतें बारात के चले जाने के बाद रात भर जग कर अपने मन में दबी छुपी इच्छाओं को स्वांग के जरिए जी खोलकर प्रदर्शित करती हैं। दबी छुपी आदिम उत्कंठाओं के विरेचन के बरक्स चित्रा मुद्गल के नगटौरा में बहुत बेबाक तरीके से अपने घर बाहर के संबंधों घटनाओं का एक कोलाज निर्मित करने की कोशिश की गई है। उपन्यास के विषय में पहले ही साफ किया गया है कि नगटौरा के पात्र मात्र आरसी के चेहरे हैं, उनके अपने लिए अपने चेहरे अलग हो सकते हैं। एक रचनाकार घर की चौहद्दी में कैसा होता है और घर से बाहर की दुनिया में कैसे बचाना चाहता है खुद को, भीतर के सूखे से जो बढ़ते बढ़ते पीड़ा भर जगह भी नहीं छोड़ते खटोले भर आराम। इस तरह की टिप्पणियों के जरिए अपने भीतर पांव पसारते बंजर से मुक्ति के लिए उपन्यासकार ने बेलाग बेबाक ढंग से अपने जीवन में आए गए लोगों, अपने परिवार, अपने बचपन, अपने सामाजिक सरोकारों से जुड़ी दुनिया, बहुत ही निजी यादों को एक खुली डायरी की शक्ल में पेश किया है। कहीं कहीं तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि किसी बड़ी रचना के लिए लिखी गई सत्रों भावनाओं को नगटौरा में परोस दिया है। अपनी बहुरंगी विषय वस्तु के बावजूद इस उपन्यास में लेखिका के भीतर की रचनात्मक छटपटाहट उसे किसी करवट चैन नहीं लेने देती। अगर लेखन के लिए इस तरह की बेचैनी और आत्ममंथन जरूरी शर्तें हैं, तो चित्रा मुद्गल ने पल पल तिल तिल अपने सरोकारों को बड़ी शिद्दत और चाहत से नगटौरा में ढाला है। कभी कभी लगता है एक जीवन में फैले तमाम रिश्ते चेहरे अपनी उपस्थिति से एक जीवनी का आकार ले रहे हैं। फिर उसी वर्णन में रचनाकार का मंथन भी चलता रहता है। कभी वो खुश है इतने सारे प्रबुद्ध और खरी चिंता करने वाले लेखक परिवारों के बीच, और कहीं कहीं वरिष्ठों की बेलाग बहुत अच्छी न लगने वाली, लगभग चोट पहुंचाने वाली टिप्पणियों को सहन करते हुए। ये बहुत साहस की बात है कि बरसों बाद इन प्रसंगों की मुक्ति से लेखिका ने अपनी आत्मा का बोझ हल्का कर अपनी पीड़ा के इस रुख से पाठकों को परिचित कराया है। उन शख्सियतों के नामों की यहाँ चर्चा करना जरूरी नहीं है। अच्छा तो यही होगा कि पाठक स्वयं उपन्यास को पढ़ते हुए उनसे सीधे मुखातिब हों। नगटौरा में छोटे बड़े प्रसंगों में लगभग 40 से अधिक वरिष्ठ लेखकों, पत्रकारों, प्रबुद्ध हस्तियों का करीबी जिक्र शामिल है। प्रमुख हैं धर्मवीर भारती, पुष्पा भारती, कृष्णा सोबती, शानी, निर्मल वर्मा, नागार्जुन, सागर सरहदी, अजित कुमार, भीष्म साहनी, डॉक्टर रामदरस मिश्र, मनमोहन सरल, कमलेश्वर, कृष्ण बलदेव वैद, विजय मोहन सिंह, डॉक्टर नामवर सिंह, अशोक वाजपेयी, चंपा एवं मधुलिमये, राजेंद्र यादव, श्यामा चरण दुबे आदि। धर्मवीर भारती के बहुत आत्मीय प्रसंग हैं, मुंबई के भी और दिल्ली के भी। इनमें शामिल है इलाहाबाद की कड़वी यादों से मुक्त कराने में पुष्पा जी का योगदान, बहुत निजी और जुड़ाव भरी बातें।
अम्मा के न रहने के बाद वो पुष्पा ही थी जिसने गौरैया की भांति मुझे ही अपने पंखों में नहीं समेट रखा, मेरे बच्चों को छाती से चिपकाए पोसती रही। इलाहाबाद मेरी रगों में हुलसता है, मगर उसी इलाहाबाद ने सीने में कुछ ऐसे जख्म उकेरे हैं जो शायद कभी सूख नहीं पाएंगे। चित्रा पूर्वाशा में कृष्णा सोबती चित्रा मुदगल के ऊपर वाले फ्लैट में रहती थी। कम बांटती हैं, कम खुलती हैं तो नन्ही झरबेरी की बेर लदी टहनियों से लहलहा जाती हैं। चिंता न कीजिए, हम अकेले हैं जी। कभी सोचते ही नहीं कि अकेले हैं। सोचते नहीं तो होकर भी होते नहीं। कृष्णा सोबती जी क्या होने वाली साहित्यिक बैठकों में दिल्ली के सभी प्रमुख साहित्यकार शामिल होते थे। कृष्णा जी अपनी पोशाक खुद डिजाइन करके सिलती थी। उनकी नफीस मेजबानी के कायल सभी थे। 1975 में आपातकाल में बाबा नागार्जुन चित्रा मुदगल के मुंबई वाले घर में लगभग 1 महीना ठहरे। कमलेश्वर ने उन्हें बुलाया था सुरक्षा की दृष्टि से। बड़ी भावभीनी और दो टूक यादें हैं उनकी। शानी जी के साथ बांटे बहुत गहरे आत्मीय अनुभवों का बड़ी साफ गोई से जिक्र है नकटोरा में। चित्रा लिखती हैं, शानी जी का व्यक्तित्व लेखकी बिरादरी में व्याप्त दोहरे तिहरेपन से कोसों दूर, सहज और जटिल कई झीनी परतों से आवृत है। ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म शौकीन के लेखक शानी जी के शाहाना मिजाज से उनके दोस्त और मुरीद भली भांति परिचित हैं, मगर उस मिजाज की भी कई कई परतें हैं। उन परतों की कुछ शर्तें हैं। यारों की यारी उनकी कमजोरी है। शानी जी से चित्रा मुदगल ने अपने पिता के आखिरी समय का प्रसंग इसी आत्मीयता के चलते साझा किया, जब उन्होंने माना मैं गलत था। चित्रा बहुत विह्वल कर देने वाला प्रसंग है। सारी जिंदगी जिस जीवित पिता को हमेशा चुनौती की तरह झेला, उनके आखिरी शब्दों ने ही मुझे मेरा पिता लौटाया। अवध और चित्रा कृष्ण बलदेव वैद के मुरीद हैं। जीनियस लेखक हैं कृष्ण बलदेव वैद, स्त्री मनोविज्ञान के जादूगर, जिस पर अश्लीलता का आरोप लगा। आलोचक पाठक उनकी सृजनात्मक गहराई के तलछट को निषेचित करने से घबराते हैं। चित्रा लिखती हैं, विडंबनाएं छुआ छुअव्वल खेलती हैं। जिंदगी को टटोलती हूँ तो पाती हूँ अपनी जिंदगी के गणित को हल करते करते साथ में कितनी जिंदगियों का गणित मेरी हथेलियों की रेखाओं में आ मिला है, उसका हिस्सा बनकर। इस प्रसंग में कुछ चरित्रों का बहुत विस्तार से जिक्र हुआ है उपन्यास में। अधिकतर मुंबई के दिनों की समाज सेवा से जुड़े व्यक्तियों के प्रसंग हैं। बसंत, मंदा, सबा, चंपा और सिराज। मुंबई के वे दिन जब संकल्प भी संस्था का पंजीकरण होता था। इसमें सिराज नाम के मुस्लिम चरित्र का बहुत उदात्तता से भरपूर चित्रण है। कभी मुंबई के एक छोटे अब्दुल्ला होटल में बाल मजदूर रहा युवा सिराज अपनी आपा चित्रा को फोन करके पुरानी मुलाकातों की याद दिलाता है। ये प्रसंग बहुत ही हृदयग्राही मारक है, जाति, वर्ण, अमीर गरीब, मनुष्यता को लेकर। चित्रा पूछती है, तुम्हारे दाहिनी तरफ के ऊपर के मसूड़े में ऊपर दांत चढ़ा हुआ था, अभी भी चढ़ा हुआ है? सिराज, आप ही तो कहती थी आपा, मुस्कुराते हो तो ये दांत मासूमियत बढ़ा देते हैं तुम्हारी। आपकी आवाज़ अम्मी के कानों में कैद है, फोन करेंगी तो उसे उस कैद से आज़ादी मिल जाएगी आपा। पृष्ठ 219 पर लेखकी बेचैनी से भरी कुछ पंक्तियां हैं। गुजर गया एक और दिन अपने पाठ की तलाश करता, जैसे दिन को कोई मेरे हाथों से झपट भीतर बैठी सुलगती अनमनाहट को उसकी उंगली पकड़ा गया हो। अपने निकट दर्ज कर सकूं कुछ नई इबारतें जो न दर्ज हुई हो मुझसे पहले किसी किताब के पृष्ठों में। सामाजिक कार्यों में अपनी व्यस्तताओं के कई प्रसंग दिए हैं चित्रा मुदगल ने। रात बिरात वृद्धाश्रम से फोन आने पर नींद की परवाह न कर निकल पड़ती हूँ मैं घर से। इन बूढ़े बच्चों की उपेक्षा कैसे करूं, बड़े होकर भी माँ कहकर संबोधित करते हैं। इस संदर्भ में माया बीजी का प्रसंग अपने आप में एक महागाथा है।
वो मरते समय अपने बेटे का मुंह नहीं देखना चाहती, लेकिन उनके प्राण तभी निकलते हैं जब एक वार्ड बॉय उनका बेटा बनकर इंटरकॉम से उन्हें फ़ोन करता है। बाद में बेटा बहू आकर जब जेवर पैसों का हिसाब मांगते हैं तो चित्रा अपने को रोक नहीं पाती, तड़ातड़ 3-4 चांटे जड़ देती हैं। ये वही बेटा था जिसने माँ की खराब हालत सुनकर कहा था, इतनी रात को दिल्ली निकलना संभव नहीं है, आश्रम वाले ही क्रियाकर्म कर दें, आने पर हिसाब कर देंगे। क्लिनिकल साइकोलॉजी में एमए रेखा कपूर को चित्रा ने बचपन में नाम दिया था चट्टो। अपनी तिहाड़ जेल की नौकरी छोड़कर उसने घर परिवार के बीच ही आमदनी का जरिया निकाला, चट्टो चपाती। बहुत दिलचस्प है चपातियों के इस कारोबार का वर्णन। दूसरी तरफ समन्वय संस्था की वकील रंजना बच्चा नहीं चाहती, उसकी सास का दबाव है, चित्रा बीच का रास्ता सुझाती हैं। घरेलू सहायक वीरेंद्र अपने सीमित ज्ञान के बीच चित्रा के परिवार की खटारा जीवन रेखा है। पूरा परिवार चाहता है वो कोई व्यावसायिक कोर्स करके आत्मनिर्भर हो जाए। एक बड़ा नाटकीय प्रसंग है जब कचरा बटोरने वाली बबीता वीरेंद्र पर छेड़ने का झूठा इल्जाम लगाती है। बहुत छोटे छोटे प्रसंग हैं रिक्शा वालों, सब्जी वालों, सोसाइटी गार्ड्स, पोस्टमैन आदि के। जितना स्थान बड़ी हस्तियों को दिया, उतना ही छोटे छोटे चरित्रों प्रसंगों को भी। गुवाहाटी के ला के उनकी बेटी बिट्टू से एक तरफा प्रेम की कहानी कई पेजों में बिखरी हुई है। सब जानते हैं इस बारे में, यहाँ तक कि बिट्टू का पति शंकी भी। एक अजब ढंग की टीज भरी एक तरफा प्रेम कहानी है। चित्रा मानती हैं कस्में विश्वास दिलाने की आखिरी पायदान होती हैं। ज़रूरत पड़ने पर वो भी कस्में खाती हैं। गोरकी की माँ की कसम, कामायनी की कसम, गोदान की कसम। घर की सबसे अनमोल अमानत है किताबें। पुस्तकें लॉकर में नहीं समा सकती। जिंदगी जब भी उलझी है उन्होंने चौखटें खोली हैं मेरे लिए। लाल जिल्द में महफूज संस्कृत और हिंदी में उपलब्ध वेद पुराणों से लेकर अंग्रेजी हिंदी साहित्य की कालजयी रचनाएं लगभग 4,500 के करीब हैं ये किताबें। भिंड के कार्यक्रम में ट्रेन से जाते समय रास्ते में चंबल नदी पड़ी। चंबल के बीड़ों का सम्मोहन चित्रा मुद्गल को अपनी ओर खींचता है। वो लिखती हैं, इस शरण स्थली में कुछ रोज के लिए मैं भी शरण लेना चाहती हूँ, बागी तो मैं भी हूँ। रेल की पटरियों के संगीत पर एक टिप्पणी है, पटरियां चहक रही हैं नए सुर और ताल में। चित्रा मानती हैं संस्मरण पत्रों की जगह नहीं ले सकते। प्रपंचों की फसलें बोई और जोती जाने लगी हैं, इनमें क्यों छूटता जा रहा है पत्र लिखना। उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण काम है घर के पोस्ट बॉक्स को खोलकर डाक देखना। पता बदल रहा है। 2.5 घंटे में 55 पतों को उन्होंने अपने नए पते की सूचना दे दी। रजाई की मीठी आंच में दुब का जाड़ा मुझे प्रिय है। बहुत आत्मीय वाक्य है, जैसे डायरी से उठाया हो। मुझसे मेरे रंग कब कहाँ कैसे छूट गए, या मैंने खुद ही उनसे किनारा कर लिया, मालूम नहीं। शायद मैं झूठ बोल रही हूँ। ऊपर से नाता टूटा है रंगों से। झांको भीतर, रंग जब तक नहीं सूखते भीतर रंग बने रहते हैं। चेन्नई में अपने जन्म की 2 बातें चित्रा मुद्गल को नहीं भूलती। एक, बचपन में वो दूध नहीं पीती थी। जब माँ चम्मच से रसम पिलाती तो वो चटखारे लेके पी जाती। दूसरा, चमचमाते फर्श का वैभव दक्षिण भारतीयों की विशेषता है। चित्रा मानती हैं लिखना रोज का कुल्ला करना नहीं होता, अभ्यास का अनुशासन निर्मित करना भी नहीं। पौधों से बहुत लगाव है उनको, उनसे बातचीत करती हैं, उनका बोला उन्हें बहुत बोलता हुआ लगता है। चित्रा मुद्गल ने जीवन के अनेक मोर्चे एक आशावादी नज़रिए से नापे। पिच के गुब्बारे में हवा भर गई, मुझ में आश्वस्ति, मेरे जुनूं का नतीजा ज़रूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। डॉक्टोरा के सारे प्रसंगों में एक तसला गोबर की महिमा बहुत ही बीहड़ है। पूरे प्रकरण को जितना विस्तार मिला है उससे वो एक लंबी कथा के स्वरूप में बंध गया है।
दिल्ली की त्रिलोकपुरी बस्ती का भूगोल, वहां बसने वाले परिवारों और उनके कार्य व्यापार की संपूर्ण तस्वीर सामने खड़ी हो जाती है। पढ़ते हुए आप घटनाक्रम के चश्मदीद गवाह बन जाते हैं। घटना का बयान चित्रा मुद्गल को फोन पर इस तरह मिलता है। 25 नंबर गली की कोतवाल बनी रहने वाली पुष्पा ने मुंह अंधेरे रामवती के साथ हुई हाथापाई में भारी ईंट उसके सिर पर दे मारी। बहुत खून खराबा देख डॉक्टर ने पुलिस को खबर करने को कहा है। इस झगड़े की वजह थी एक तसला भैंस का ताजा गोबर, जो पुष्पा रोज चुरा ले जाती थी उपले पातने। इसके बाद अस्पताल में रामवती की मौत, पुष्पा की पुलिस हिरासत, रामवती की बेसहारा दो छोटी बच्चियां और एक अदद पति हरिप्रसाद। पुष्पा जीवन की आंधियां और अपने शरीर के शोषण से त्रस्त होने के बावजूद पूरे थाने को हिलाकर रख देती है, झूठे आरोप लगाकर। चित्रा मुद्गल अपने सामाजिक सरोकारों के चलते पुष्पा को न्याय दिलाने की कोशिश करती हैं। थाने में जब पुष्पा और हरिप्रसाद का आमना सामना होता है, तो पुष्पा चीख चीख कर सबको बताती है कि वही है दोषी, पुष्पा के जीवन को नर्क में ढकेलने वाला। थाने से तिहाड़ ले जाई जाती पुष्पा चित्रा जी के गले से लिपट कर अपनी माँ की याद करती है। छिन छिन दुरियाती थूकती आंखों के बीच आपकी आंखों में हमने अपनी माई की आंखों को पाया। पुलिस से अपनी असमत बचाने के लिए जबरई का झूठा किस्सा गढ़ा, ताकि बचे रहें कोठरी का ताला खोलने से डरे वे। झूठ में बड़ी ताकत होती है माई। सड़क के पार टायरों वाली दुकान पर पीट किए हरिप्रसाद लेखिका को नजर आता है। वो चौंक जाती हैं। हरिप्रसाद इस समय यहाँ? शायद वो हमारे निकल जाने की प्रतीक्षा कर रहा था, कहीं रास्ते में न देख लिया जाए। महज एक तसला गोबर की चोरी से शुरू हुआ ये हत्याकांड मनुष्य संबंधों के तमाम समीकरण बदल के रख देता है। रामवती, पुष्पा, हरिप्रसाद के जीवन का नकटोरा मासूम सुनहली और रुपहली को अनाथ कर देता है। वास्तव में इस भरे पूरे समाज में स्त्री का स्त्री होना ही उसके जीवन की सबसे क्रूरतम चुनौती है। बाहरी समाज के समानांतर चित्रा मुद्गल की घरेलू दुनिया की निजी कहानी भी टुकड़ा टुकड़ा जुड़ती बढ़ती रहती है। इस प्रकरण में कई स्तर हैं। सबसे पहला चित्रा और अवध नारायण जी का एक दूसरे के लिए प्यार भरा, चिंतित, परवाह भरा जीवन। एक करवट से वो बिना कहे कैसे भांप लेते हैं एक दूसरे का हाल। घोर आर्थिक संकोचों के बीच वो खींचते नहीं है, रास्ता निकालते हैं जीवन को जीने लायक बनाए रखने के लिए। चाहे वो पुरानी गाड़ी की मरम्मत हो, घर के सेवक को तकनीकी कोर्स कराने की चिंता, रोज मकान बदलने या काम ढूंढने की जद्दोजहद। मुंबई के मकान के ढेर सारे प्रसंग जगह जगह टुकड़ों में आते रहते हैं। जब मुंबई में रहते थे तब की रौनक भरी यादें, पड़ोसियों के किस्से, घर में लगी पेंटिंग्स और पौधों की बातें। हमेशा की तरह सांझ अवध घर लौटे। उनका चेहरा नहीं, स्वर उदास था। चेहरा उन्होंने साध लिया था। चेहरा वो हमेशा ही साध लेते हैं, आवाज को वे साध नहीं पाते। उनका चेहरा आईना नहीं, आवाज आईना है। अवध और बिट्टू उर्फ बेटी अपर्णा के गहरे जुड़ाव के अनगिनत प्रसंग हैं। जब तक बिट्टू का फोन नहीं आता, अवध रात की दवा नहीं खाते। पापा के चेहरे पर शिकन नहीं देख सकती थी बिट्टू। अवध की एक जिद और थी, वे उसी शहर में जीवन पर्यंत रहें जिस शहर में उनकी बेटी अपना घर बार बसाएगी। अवध और चित्रा जीवन की एक रास्ता में से वे क्षणिक पल यादें दोहरा लेते हैं, जो उनके जीने का स्वाद बदलते रहते हैं। पूरे उपन्यास में अनेक बार अवध की पसंद की खास चाय और मूंग दाल के दलिया बनाने के प्रसंग हैं। रात में नींद न आने पर बेआवाज कॉफी बनाकर लिखने का काम करने का चित्रा जी का प्रसंग है। ये प्रसंग संजीवनी की तरह काम करते हैं, बार बार दोहराए जाने के बावजूद। चाय ब्रू हो रही है। एक छोटी सी बकसिया खुल गई 1960 की। लखनऊ से बहुत बाद में अपने छूटे हुए सामान के साथ अवध उसे मुंबई ले आए थे। सागर विहार होटल के अपने कमरे में अपनी एकमात्र संपत्ति से मिलवाते हुए अवध ने कहा था
इस बकसिया के भीतर मेरे सुखों की पूंजी बंद है। जया के साथ गोमती के किनारे सावन की पहली झींसी में भीगने का सुख भी। उसके भीगे रुमाल को वे अपनी मुट्ठी में कैद कर संग ले आए थे। ऐसा ही एक प्रसंग अवध और उनके मित्र केपी सिंह के बीच साजी मोहब्बत का भी है। केपी सिंह के अनुसार वो लड़की खेल खेलने में माहिर थी। बहुत बेबाक ढंग से ये वाक़े उपन्यास में आए हैं। अपने परिवार के नितांत निजी प्रसंगों को चित्रा मुद्गल ने बड़े साहस से साझा किया है। अवध की नौकरी और जिंदगी के तनाव, बेटी दामाद समधिन के बीच की खुशियां, तनाव, रहस्य, बेटे की पसंद नापसंद, उसका साहित्य और खेल से जुड़ाव जैसी बहुत सी बातें बेहद साफ गोई से दर्ज की गई हैं। बेटी की विदेश यात्रा का बड़े चाव से जिक्र किया है। एक जगह वो अवध को टोकती हैं कि तुम बेटी के मामले में इस 20वीं सदी में 18वीं सदी के पिता क्यों बन जाते हो। हर मुश्किल वक्त में अवध एक दृढ़ स्पष्ट निर्णय लेकर चित्रा को पीड़ा से बचाने, बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। उतना ही चित्रा अपने सामाजिक कार्यों में गहरे उतर जाती हैं। सारिका के मुकदमे का बहुत विस्तार से जिक्र है टुकड़ों में। मकान खाली करने का तनाव है। चित्रा अवध को हौसला देती हैं। कभी कभी मैं भूल जाता हूँ चितुल, मैं अकेला नहीं हूँ। तुम्हें भूलने नहीं दूंगी मैं। भूलने में हार है। हार स्वीकार कर मैं चुनौतियों को जीतने नहीं दे सकती। ये मकान खाली करना पड़ेगा। हमने झोपड़ पट्टे की 8x8 की छोटी सी खोली से अपनी गृहस्थी शुरू की। हमारी रसोई उसी में थी, शयन कक्ष और बैठक भी उसी खोली में। बेटे गुड्डू का जन्म हुआ। अपने घरों के बारे में बहुत आत्मीय निजी प्रसंग हैं। घर पात्र चरित्र की तरह बार बार दोहराकर कथा का हिस्सा बनते हैं। मुंबई का घर, दिल्ली के घर, मुंबई की चौल वाला घर। घर केवल घर बनाने वाले के लिए सिर के ऊपर की छत भर नहीं होता। 74 पत्रकार नगर, बांद्रा ईस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र हमारे लिए मात्र एक पता भर नहीं था। वो मेरे कुंवारे सपनों को साकार करने वाला मेरा घर था। चित्रा जी आगे खुलासा करती हैं, शनिवार को अवध की आधे दिन की छुट्टी हुआ करती। बंधा हुआ था इस दिन मिलेंगे। मालाबार हिल, हैंगिंग गार्डन, जूता घर के पास वाली बेंच। अचानक अवध से पूछा, तुम मुझसे शादी करोगे? जो तुम कह रही हो वैसा ही कुछ मैं आज तुमसे कहना चाहता हूँ। हैंगिंग गार्डन का ये बच्चों का जूता घर गवाह है हमारे कुंवारे सपनों के घर का। दिल्ली आने के 8 सालों तक इस घर को किराए पर नहीं उठाया गया। अवध डरते थे कि अगर घर खाली नहीं किया किराएदार ने तो। कितना संजो कर रखा था अवध ने अपनी चितुल के कुंवारे सपनों का घर। मुंबई के घर के बिकने के बाद अवध चित्रा को एक लिफाफा देते हैं। उसमें चेक के साथ साथ एक आवेदन पत्र भी भेंट करते हैं। अपने नए घर में तुम मुझे पनाह दोगी चितुल? सदा तुम्हारा अवध। खुद ही सुई में धागे डालकर टांग दिए हैं उन जख्मों पर। सूखने और पपड़ी पड़ने तक सहलाया है उन्हें। टीसों को सहना सिखाया है प्यार से, धैर्य से। अब नहीं देख पाएंगे हम। 74 पत्रकार नगर, बांद्रा ईस्ट, मुंबई के 7th फ्लोर की बालकनी से ए ब्लॉक के सामने मूसलाधार बारिश के थमने के बाद लहलहा के फूले हुए आसमान छूते गुलमोहर के धुले खिले फूलों को। घर छूट रहा है, छूट गया, नहीं रहा अस्थाई के बीच स्थाई पता। मगर अनगिनत सुखों की स्मृतियों में ढकी ये उजली गुनगुनी गठरियां छिटकने देंगी 74 पत्रकार नगर को कभी हमसे? इस घर की ईंटों में उनके सपनों का गारा भी शामिल है। वरिष्ठ उपन्यासकार चित्रा मुद्गल ने चंबल के बीहड़ में अपने बागी होने के कारण शरण मांगने की जो इच्छा जाहिर की थी, उसी जीवट और साहस से उन्होंने अपने जीवन के घर बाहर के लगभग पूरे परिवेश का नकटोरा उपन्यास में बेहद कलात्मक सामर्थ्य के साथ प्रस्तुत किया है। जब उनकी अनेक समकालीन कथाकार मिथकों या प्रेम कहानियों के पुराने किरदारों की जीवनियां खोजने में संलग्न हैं,
चित्रा जी अपने ही भीतर के अनुद्घाटित इतिवृत्त में इस भरोसे के साथ लौटी हैं कि ये कृति उनके उत्तर जीवन की एक नायाब कृति सिद्ध होगी, जिसमें उनका अपना समय बोलता है। चित्रा जी ने इस उपन्यास के मार्फत पाठकों के सम्मुख फिर उसी जुझारू चित्रा की छवि उपस्थित की है, जो आवा और गिलीगड्डू लिखते समय थी।